ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। हम लोग शुरुआत करते हैं। हमको आज जो है डिस्कस करना है वो है एक्सपेंशन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सपैंड कैसे करती है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप देखें तो एक वॉरियर कम्युनिटी मराठा है, हैदराबाद है, बंगाल है, फिर इसके बाद हमको अवध देखने को मिल रहा है, मैसूर है, सिख कम्युनिटी है, राजपूत हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। उसके बाद मुगल भी हमारे पास हैं, कुछ हमारे पास अफगान किंगडम्स भी हैं, हमारे पास जाट्स भी हैं। इतने सारे लोग देखो, आप देख रहे हो, एक खाली इंडिया में ही है। ठीक है, अब इतने लोग अगर मिल जाएं, आप खुद सोचो, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा सकते हैं कि नहीं भगा सकते? बहुत आराम से भगा सकते हैं। ठीक है, बट यही नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग मिले नहीं, ये लोग आपस में लड़ते रहे, आपस में आपस में आपस में आपस में आपस में। और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इनको आपस में लड़वाती रही, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दी, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट कर दिया इंडिया में। इसी की शुरुआत करेंगे। ईस्ट इंडियन कंपनी ने सबसे पहले चूज़ क्या किया, बंगाल को चूज़ किया, और बंगाल से ये लोग क्या करने लगे, एक्सपेंशन की शुरुआत करते हैं। आइए बंगाल में देखते हैं इन्होंने बंगाल को ही क्यों चूज़ किया, और बंगाल में ऐसा क्या था कि बंगाल से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ब्रिटेन प्रोडक्ट की, ब्रिटेन अपना जितना भी सामान लेके आता था इंपोर्ट करके, उसमें 60% जो था वो बंगाल से ही हुआ करता था। 60% सामान जो था बंगाली सामान हुआ करता था ब्रिटेन के पास। इसलिए बंगाल बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कि बंगाल की शुरुआत हुई एज पर शेखर बंदोपाध्याय। इस बुक के हिसाब से चलेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, एक्स्ट्रा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, बट हम बुक के हिसाब से चलेंगे। तो हम औरंगज़ेब की बात करें, औरंगज़ेब ने क्या किया था, 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से ड्यूटी फ्री ट्रेड बोल दिया था बंगाल में। बंगाल में आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करिए, और ड्यूटी फ्री ट्रेड के साथ साथ आपको बस देना क्या पड़ेगा, 3,000 रुपये एक साल में आपको देने पड़ेंगे। 3,000 रुपये दीजिए और ड्यूटी फ्री ट्रेड करीजिए बंगाल में। तो इससे क्या होने लग गया कि ये लोग जो है ड्यूटी फ्री का ट्रेड का इस्तेमाल करके 3,000 रुपये तो देने, 3,000 रुपये दे के, क्योंकि ये लोग व्यापारी थे, इनको बस पता ही था भाई 3,000 तो देने हैं, ट्रेड कर लो। तो ये लोग ट्रेड करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है औरंगज़ेब के बाद मैंने पता है बहादुर शाह आया, बहादुर शाह के बाद जो है हमारा फारूक सियाह आया। यहाँ से मुर्शिद कुली खान जो था गवर्नर था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, याद रखना गवर्नर था ये, अभी गवर्नर है, नवाब नहीं बना, अभी गवर्नर है। तो जब मुर्शिद कुली खान गवर्नर है तो फारूक सियार एक दिन बीमार पड़ता है। फारूक सियार जिस दिन बीमार पड़ता है उस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलती है कि हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपको दवाइयाँ देंगे। दवाई दे के फारूक सियार ठीक होता है, और ठीक जब होता है तो खुश हो जाता है। जब खुश होता है तो 1717 में क्या करता है, 1717 में इनको 3 चीज़ें बोलता है। बोलता है कि जो मांगना है मांग लो। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि एक काम करो, ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दो, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है और क्या चाहिए, तो 38 विलेजेस बंगाल के जो है वो मिल जाते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए। ड्यूटी फ्री ट्रेड 38 विलेजेस फॉर रिवेन्यू कलेक्शन, और उसके साथ साथ रॉयल मिंट की शुरुआत, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन। ठीक है, मिंट को कॉइन बोलते हैं। ठीक है, मिंट यानी कि अपना कॉइन बना सकते हो, रॉयल मिंट। तो कॉइन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चला सकती है, कहाँ पे चला सकती है, बंगाल में चला सकती है। ठीक, कौन रहा है, फारूक सियार ने लिख के दे दिया इनको 1717 में। अब मुर्शिद कुली खान कौन है इस वक्त, मुर्शिद कुली खान है इस वक्त गवर्नर। गवर्नर क्या होगा, परेशान होगा। तो फारूक सियार बोलेगा कि यार हमने एक को फ़ायदा दे दिया, इसको नुकसान दिया, क्योंकि इसका रेवेन्यू तो आएगा नहीं, एक काम करते हैं इसको नवाब बना देते हैं। इसलिए मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जो मुर्शिद कुली खान है इनकी प्रमोशन हुई, और इनको दीवानी राइट्स प्लस निज़ामी राइट दोनों देके इनको क्या बना दिया, नवाब। नवाब किसने बनाया, फारूक सियार ने ही इनको बनाया था नवाब। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब 1717 में जो है ब्रिटेन, जो बंगाल की कंडीशन क्या है, बंगाल में ये हो रहा है कि फ्रेंच है, पोर्चुगीज़ है, डच है, और ब्रिटेन है। ठीक है, ये लोग हैं। ब्रिटेन क्या कर रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा, ये लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे मुर्शिद कुली खान को दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो मुर्शिद कुली खान और ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई कि भाई ये लोग तो ट्रेड का पैसे दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई यहाँ से। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत का कारण क्या था, 1717 में। ठीक है, 1717 की शुरुआत है। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, तो जैसे रूलर बढ़ेंगे, क्योंकि डायनेस्टिक रूल था। जो एक रूलर है सिराज उद दौला। जब सिराज उद दौला है तो सिराज उद दौला वाले कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगी, निपटाओ यार इसको। ठीक है, ब्रिटेन को निपटाओ, जल्दी निकालो इसको, क्योंकि भाई ये पैसा दे रहे हैं, ये पैसा क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, इसलिए सिराज उद दौला क्या करेगा, इसके साथ लड़ाई करने की शुरुआत करेगा। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमको क्या देखना है, मुर्शिद कुली खान को देखना है। मुर्शिद कुली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक तरह से रेवलरी, एक तरह से कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। और ये कन्फ्लिक्ट जो है क्यों हुई, मैंने आपको बताया 1717 की शुरुआत हुई। अब हम एक काम करते हैं, ये हुआ कब, याद रखना 1717 में हुआ ये। ठीक है, बट हम एक बार चलते हैं 1740 में, और हम देखते हैं थोड़ा टाइम बाद आगे यूरोप में क्या हो रहा था। 1740 में आपको ये फैक्ट याद रखना है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहे थे। ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहे थे।
यानी कि अगला राजा कौन बनेगा उसके लिए लड़ाई हुई थी ऑस्ट्रिया में, और इसको लड़ाई करवाने वाले थे ब्रिटेन और फ्रेंच। ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच चल रहा था ऑस्ट्रिया में, और वहाँ पे फ्रेंच की डोमिनेंस हमको देखने को मिल रही थी। फ्रेंच वहाँ पे डोमिनेट करने की शुरुआत करता है, ठीक है। अब इसी की जो इफेक्ट है वो हमको इंडिया में देखने को मिलती है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्या होता है? साउथ इंडिया में यही चीज़ होती है। क्या होती है? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहे हैं, वो दोनों अगर लोग वहाँ लड़ रहे हैं तो इंडिया में भी ये लोग लड़ेंगे। ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच जो है वो यहाँ पे भी होने की शुरुआत हुई, ठीक है। ये ठीक उसी तरह है कि अगर कि मेरा भाई और कोई दूसरा लड़ाई कर रहा है तो मैं उसके भाई से भी लड़ाई करने लग गया, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो मेरे रिश्तेदार और तुम्हारे रिश्तेदार, वो दोनों अगर, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार, ये आपके रिश्तेदार है, यू, तो आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार अगर यूरोप में लड़ाई करने लगे तो हम दोनों इंडिया में लड़ाई करने लग जाएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो साउथ इंडिया में ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। इसमें फ्रेंच का जो है डोमिनेंस देखने को मिलता है, और फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पीट दिया पकड़ के, ठीक है। जब इनको पीट दिया तो इनके अंदर क्या आई? इनसिक्योरिटी आई। इनसिक्योरिटी आई, डरेंगे कि नहीं यार हम तो पिट गए। जब ये लोग पिट गए तो इनके अंदर इनसिक्योरिटी आई। अब बंगाल में मैंने आपको क्या बताया कौन कौन लोग थे? फ्रेंच था, पोर्चुगीज था, डच था, और कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ड्यूटी फ्री कर रही थी, जिसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे हमारे सिराज उद दौला से भी, सिराज उद दौला से भी। अब सिराज उद दौला का टाइम आ चुका है। अब क्या करते हैं? इंग्लैंड पिट चुका है किससे? फ्रेंच से, साउथ इंडिया में। क्यों? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कब हुई थी? 1740 में, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से फ्रेंच से ईस्ट इंडिया कंपनी पिट चुकी है, तो बंगाल में इस चीज़, बंगाल में भी इनसिक्योरिटी आएगी, क्योंकि बंगाल में भी फ्रेंच पड़ा हुआ है, इसके बगल में रखा है। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ना, फोर्टिफिकेशन करेगा, फोर्टिफिकेशन करेगा, फोर्टिफिकेशन, किला बनाएगा। यानी कि उनकी एक रीजन है, उसके आसपास ये किला बनाने की शुरुआत करेगा। और जब ये किला बनाएगा तो सिराज उद दौला क्या बोलेगा? सिराज उद दौला ये बोलेगा कि आप मेरे परमिशन के बिना फोर्टिफिकेशन क्यों करें? मेरे परमिशन के बिना फोर्टिफिकेशन करोगे तो ये तो मेरी सोवरेनिटी को चैलेंज करने वाली होती है, कि इसका मतलब कि आप मेरे को नवाब नहीं मानते। तो सिराज उद दौला ये बोल रहा है कि वाई आर यू फोर्टिफिकेशन, वाई आर यू डूइंग फोर्टिफिकेशन, आप किला क्यों बना रहे हो? ब्रिटेन का जवाब ये था कि हम इनसिक्योर हो रहे हैं, किससे? फ्रेंच से। और जो फोर्टिफिकेशन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इससे सिराज उद दौला को जो है चिड़ मचेगी, और सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक तरह से क्या होगा? कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होगी, ठीक है। ब्रिटेन ने एक गलती ये तो करी, मैंने आपको बताया ना, ब्रिटेन ने गलती ये करी कि फोर्टिफिकेशन की। एक गलती और करी इन्होंने, एक गलती इन्होंने ये करी कि भाई इन्होंने कृष्णा वल्लभ, कृष्णा वल्लभ, BALLABH, कृष्णा वल्लभ नाम का एक आदमी था, इसको अपने असाइलम दे दिया। यानी कि इसको अपने यहाँ पे रोकने को बोल दिया, असाइलम, ठीक है। यानी कि ये ऐसा, ये दुश्मन था किसका? सिराज उद दौला का। सिराज उद दौला का दुश्मन, जो सिराज उद दौला को फ्रॉड करके आया था, सिराज उद दौला का दुश्मन को अपने घर पे रोक रहे हैं और फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं ब्रिटेन। तो सिराज उद दौला को चिड़ मचेगी कि नहीं मचेगी? बिल्कुल मचेगी। तो ये इमीडिएट कारण थे, ठीक है, ये इमीडिएट कारण थे, जिसमें क्या हुआ? सिराज उद दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ठीक है। सिराज उद दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। अच्छा, ये इसका दुश्मन क्यों है? कृष्णा वल्लभ दुश्मन कैसे बना सिराज उद दौला का? तो मैं बताता हूँ। सिराज उद दौला ना, बहुत, इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो बहुत यंग था, ठीक है, बट बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, और होश में खोश बैठता था, क्या बोलते हैं, जोश में होश खो बैठता था, ठीक है। तो सिराज उद दौला यंग था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, और मतलब जल्दीबाजी में डिसीजन लिया करता था। तो इसीलिए इसके कोर्ट में, इसके दरबार में बहुत ही डिसअफेक्टेड फैक्शन था। यानी कि एक ऐसी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इससे ना खुश थे, खुश बिल्कुल नहीं थे। जिसमें से एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जगत सेठ, ठीक है, जगत सेठ, शायद इसका नाम आपने पहले भी सुना है, ये वही है जिसका आप सोच रहे हो बैंकर है, ये बैंकर ही है। एक था माणिकचंद, ये भी एक तरह का बैंकर है। तो बैंकर लोग का क्या है? परेशान है, किससे? सिराजुद्दौला से, क्योंकि ये एक यंग है और ये टॉलरेट नहीं करता है, डोमिनेट दिखाने की कोशिश करता है अपने कोर्ट में। तो जगत सेठ, माणिकचंद, और एक मीर जाफ़र भी है। मीर जाफ़र वहाँ का वैसे वो मिलिट्री कमांडर है, किसका? सिराज उद दौला का। और मिलिट्री कमांडर के हाथ में ही क्या होती है? पूरी मिलिट्री होती है। अगर राजा बोले कि लड़ाई बंद करो तो लड़ाई नहीं रुकेगी, बट मिलिट्री कमांडर बोले लड़ाई रोक दो तो लड़ाई रुक जाएगी। तो इसके हाथ में पूरी मिलिट्री होती है। तो ये भी परेशान था, किससे? सिराज उद दौला से। जगत सेठ परेशान था, माणिकचंद परेशान था, कृष्णा वल्लभ परेशान था। तो उसमें से इमीडिएट कारण क्या थे?
उन्होंने कृष्णा वल्लभ को अपने कोर्ट में रोका। और दूसरा है कि एक तो ट्रेड का ड्यूटी नहीं दे रहे थे, है ना, और क्या था, फोर्टिफिकेशन विदाउट परमिशन। ये 3 कारण जो थे, इन कारण से सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर था ये। और इसने जो क्या करा, इसने उनकी एक फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार में थी, कासिम बाज़ार में थी, कासिम बाज़ार को इसने कैप्चर करा। और ये धीरे 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 फोर्ट विलियम की तरफ बढ़ा। ठीक, कहाँ बढ़ा, फोर्ट विलियम, जो किनका फोर्ट हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। फोर्ट विलियम की तरफ ही आगे बढ़ा। जब ये फोर्ट विलियम की तरफ आगे बढ़ा, ठीक है, फोर्ट विलियम की तरफ आगे बढ़ा, तो ये जितने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे वहाँ से उठ के भागे। ठीक, उठ के भागे, हुगली में गिरे, हुगली में गिरे, कुछ किसी तरह से निकल के आए। तो अब साउथ इंडिया में मैंने आपको बताया क्या हो रहा था, साउथ इंडिया में एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी पिट चुकी थी, है ना। अब जो यहाँ पे एक बंदा था, बहुत खतरनाक बंदा, उसका नाम है रोबर्ट क्लाइव। ठीक है, रोबर्ट क्लाइव, रोबर्ट क्लाइव नाम का एक ट्रेडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी में था। ठीक है, तो इसकी एक तरह से एक टुकड़ी जो है बंगाल की तरफ आती है, और ये देखती कि भाई हो क्या रहा है। रॉबर्ट क्लाइव को इतना पता था कि भाई हम अपनी आर्मी से अगर लड़ें तो हो सकता है कि हम हार जाएं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो डिसअफेक्टेड फैक्शन था ना, जिसमें से जगत सेठ था, माणिक चंद था और मीर जाफर था, इन लोगों को कलेक्ट किया। इन लोगों को बोला भैया देखो, सिराजुद्दौला से आप परेशान, हम भी परेशान, ठीक है, हमको खाली ट्रेड करना है, हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और आप लोग तो भैया ट्रेडर हो ही, तो आपको भी ट्रेड तो करना ही करना है। और हम ट्रेड के लिए आपको क्या देंगे, हम देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स। और आप, क्योंकि ये लोग ना प्रेफर करते थे कि हमारे ट्रेड बढ़िया हो, तो शिप्स भी बढ़िया होंगी, शिप बढ़िया चाहिए होगी। तो एक तरह से रोबोट क्लाइव ने इनको लॉलीपॉप दी, ये रही लॉलीपॉप, ठीक है, ये रही लॉलीपॉप, ठीक है, इन ये रही लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप इन्होंने दी। जगत सेठ, माणिक चंद, मीर जाफर इनको बोला, मीर जाफर को बोला भाई एक बार हम सिराजुद्दौला को हटा देंगे, उसके बाद आपको नवाब बनाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। और मीर जाफर के अंदर एक तरह से एम्बिशन भी थे कि यार मैं मिलिट्री में हूँ, कल को मेरा भी प्रमोशन हो तो मैं भी नवाब बनूँ यार, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रची, ठीक है, एक तरह से साजिश, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इसको, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, साजिश रचने की शुरुआत करी। और जो साजिश रची, और क्या हुआ कि सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आमने सामना हुआ। एक बार तो सिराज उद दौला ने भगा दिया था, जब दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी और सिराज उद दौला के बीच आमना सामना हुआ और उनके बीच में फाट हुई। सिराज उद दौला की तरफ से जो थे वो मीर जाफ़र भी थे, जगत सेठ भी थे, जगत सेठ भी थे, माणिक चंद भी थे। तो वॉर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि जगत सेठ और माणिक चंद इनके फाइनेंस को रोक दो, इनके फाइनेंसिस को रोक दो, इनके जितने भी फाइनेंसिस चल रहे हैं, पैसा चल रहा है, मनी चल रहा है, सबको रोक दो, बिल्कुल रोक दिया। मीर जाफ़र को बोला कि मैं जब कमांड करूँगा तो लड़ाई ही रोक देना। तो पहली बात तो जब फाइनेंस रोके तो क्या हुआ, इकोनॉमी को डाउन करने की कोशिश करी। फिर जब रियल बैटल हुई तो सिराजुद्दौला की और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थी, इन दोनों की आर्मी। दो इनकी आर्मी बहुत कम वीक थी, तो थी इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा भी थी नंबर्स में। जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही लड़ाई की शुरुआत हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने ऑर्डर दिया, यहाँ से मीर जाफ़र ने स्टॉप करा, बोला स्टॉप, लड़ाई हुई बंद। और सारी आर्मी जो है वापस लौट गई, और वापस लौटी। राजा को, सिराजुद्दौला को वहीं मार दिया गया, वहीं पे मार दिया गया। और मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव हाथ मिलाते हैं, कहते हैं आज से आप नवाब, आज से मीर जाफ़र नवाब। और ये करने वाला कौन था, ये करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भैया क्या किया, बस एक तरह से डिप्लोमेसी दिखाई, ठीक है। उसने जो है, उसने, हम ये कह सकते हैं कि क्या उसने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। जो जो कमी थी उस चीज़ को उसने क्या किया, हाईलाइट करा और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। आज हमारा एडवर्सरी भी तो ये करता है, हमारा जितना भी, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे तो हमारे एडवर्सरी क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि हमारी जो कमियां होती हैं उन कमियों को फ़ायदा उठा के वो अपना बेनिफिट देखते हैं। इस चीज़ की शुरुआत हम एक देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो जो पहले रॉबर्ट क्लाइव ने किया, आज वो बहुत सारी हमारी एडवर्सरीज कंट्रीज होगी, चाइना पाकिस्तान, ये 2 कंट्री जो है आज ऐसा करती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका ऐसे आया था ना, टॉपिक जो है भैया हम यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमको एक सीख और मिलती है, पता क्या, एक सीख, एक लेसन हमको मिलता है, लेसन ये है कि हम जो है अपनी कमियां, पहली बात तो कमी हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। और आप अपनी कमियां सबको ना ढिंडोरा पीट के मत बताओ, ठीक है। आपकी जो कमियां हैं, कमियां
इस कमियों को ना ज़्यादा आप पब्लिक डोमेन में ना आने दो, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। एग्जाम्पल रोबोट क्लाइव ने देखा, डिसअफेक्टेड फैक्शन है माणिकचंद का, इनका फ़ायदा उठाया, और यही जब फ़ायदा उठाया इसी को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, तो यहीं से हमारी किताब की शुरुआत है। पलासी टू पार्टीशन किताब का नाम है। तो यही पलासी थी। कब हुई है? 1757। ठीक है, ये मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ से, पर 1757 में इस चीज़ की शुरुआत होती है। ठीक है, 1757। अब जब 1757 में राजा वाजा चला गया, तो मीर जाफ़र एक तरह का क्या बन गया, पपेट रूलर बन गया। पपेट रूलर किसके अंडर काम करने लग गया, ये एक तरह से रोबोट क्लेव का चमचा बन गया, रोबोट क्लेव के हिसाब से ही काम करने लग गया। अब हम देखते हैं कि चेंजेस क्या है। कि जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें तो 1757 से पहले होता था, 1757 के बाद क्या होता, तो चेंजेस हमको क्या देखने को मिले, चेंजेस हमको देखने को मिले कि जो गोल्ड जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से मंगाती थी, गोल्ड ब्रिटेन से मंगाती थी ना ये लोग, तो क्या करने लग गए, मंगाने की जगह ये लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट दे स्टार्टेड एक्सपोर्ट। किसका? गोल्ड का। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास जो है एक तरह से पपेट रूलर आ गया ना, रूलर उनका पपेट रूलर है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या अपनाया, किंग मेकर की पॉलिसी। रॉबर्ट क्लाइव भी तो एक तरह का किंग मेकर बन गया। रॉबर्ट क्लाइव किंग मेकर नहीं बना, किंग मेकर बन गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी एक तरह से किंग मेकर पॉलिसी को अपनाया यहाँ पे। गोल्ड जो कि इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट क्यों होता था, क्योंकि भाई उनको अपना खर्चा पानी भी तो देखना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो अब एक्सपोर्ट होने लग गया। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत हुई एक तरह से करप्शन की। करप्शन के गेट भी यहीं से खुले, क्योंकि अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स को ये दिख गया यार कि ये रोबोट क्लाइव ने क्या कर दिया, एक रीजन, एक टेरिटरी में हमारा रूलर जिसका नाम है सिराज उद्दौला, उसको हटा के मीर जाफर, ये पपेट रूलर है, क्या बन गया। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग जो जिस ट्रेड करने के लाए थे, इसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, इलीगल ट्रेड नहीं करेंगे। इलीगल ट्रेड यानी ये तो अपना पर्सनल फ़ायदा, अपना करप्शन वो करने लग जाएंगे। तो यही हुआ, मीर जाफ़र को बोला कि आप हमको पैसा दीजिए, तो मीर जाफ़र से काफ़ी पैसा लिया, क्योंकि आपको राजा बनाया गया है, आप जो है हमारे हिसाब से काम करोगे, हम करप्शन भी करेंगे, करप्शन का गेट भी खुल गया है। तो एक तरह से इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जो कि हुआ वही का वही। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है हमको देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग गया कि भाई आप हमको और पैसे दीजिए, और पैसा दीजिए, और पैसा दीजिए। ये चीज़ जो थे बोलने की शुरुआत कर रहा था। तो मीर जाफ़र को हटा दिया गया, क्योंकि मीर जाफ़र एक तरह से उस चीज़ को बियर कर पाया कि मैं इतना टैक्स जो है कैसे दूँ। मीर जाफ़र के बाद आया मीर कासिम जो था, मीर कासिम को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बनाया, वहाँ का नवाब बनाया। बट मीर कासिम दिक्कत करने लग गया, पता क्या, मीर कासिम ने बोला ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दूंगा सबके लिए। ठीक है, जो ब्रिटेन के लिए था सबके लिए। तो इसने पहली फतवा अपना जो है ऑर्डर जारी कर दिया। इसने बोला कि भाई सबके लिए होगा, जिसमें इंडियन मर्चेंट्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो उसने ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया। ड्यूटी फ्री ट्रेड किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर जलन मची। इसने मीर कासिम को फिर हटाया, और फिर दोबारा से किसको लाया, मीर जाफ़र को वो लोग वापस लेकर आए। ठीक है, तो मीर जाफ़र पहले आया। ठीक है, फिर मीर कासिम आया, फिर मीर जाफ़र आया। अब ये मीर कासिम जो है, जो एक तरह से इंटरनल रिफॉर्म कर रहा था, अबॉलिश कर रहा था, क्या ये अबॉलिश कर रहा था, ये हमारे इंटरनल ड्यूटीज़ को, ताकि प्रिविलेजेस मिले इंडियन मर्चेंट्स को। तो इसको हटा दिया गया जब, तो ये क्या करेगा, मीर कासिम गया मुग़ल अम्पायर के पास, शुजाउद्दौला सॉरी शाह आलम टू शाह आलम टू। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला मैंने आपको बताया ना, शुजा कहाँ का था, अवध का था शुजाउद्दौला। और मीर कासिम तो शाह आलम टू, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये सब लोग कहाँ मिले, अवध में मिलते हैं ये लोग, अवध में। शुजाउद्दौला तो अवध का ही रूलर था। शाह आलम टू डर रहा था दिल्ली में कि भाई मेरे को तो दिक्कत हो रही, फॉरेन इन्वेजन भी हो रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कब का चल रहा है, ये टाइम 61 के आसपास का चल रहा है, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी टाइम हुई थी 61 में। तो शाह आलम टू डर रहा है, शाह आलम टू डर के जो है भाग के आता है अवध में, शुजाउद्दौला से मिलता है। और मीर कासिम भी डर के आता है कहाँ पे, शुजाउद्दौला से। डरा नहीं होता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मेरे को निकाल दिया,
मैं रिफॉर्म कर रहा था, मैं नवाब था। ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों मिलते हैं कि बोलते हैं कि हम लास्ट बार एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं जीतने की। जब ये लोग ट्राई करते हैं जीतने की, तो ये लोग फिर जाते हैं लड़ाई करने ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब की बार ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई पहली बार होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बार अपनी आर्मी वर्सेस आर्मी होती है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में तो कॉन्स्पिरेसी रहती, लड़ाई तो हुई नहीं, है ना, लड़ाई तो हुई नहीं। तो एक तरह से हम ये देखें तो पहली बार इनके बीच में कन्फ्रंटेशन होती है, और इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई जो कि बक्सर में हुई, ठीक है, 1764 में ये लड़ाई होती है। ये ईयर थोड़े याद करने ज़रूरी है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसमें ब्रिटेन आर्मी जो थी वो पहली बार अपनी आर्मी से जीत जाती है। क्यों जीतती है? क्योंकि उनके पास क्या थी, मॉडर्न आर्मी थी, मॉडर्न आर्मी थी। हम क्यों हार गए? हम इसलिए हार गए क्योंकि हमारा आर्मी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन था अलग। क्योंकि इस सेगमेंट को लेंगे, इस सेगमेंट को नहीं लेंगे, ये अपर कास्ट का इसको लेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट का इसको नहीं लेंगे। हम अपर लोअर के चक्कर में ही हमारी आर्मी में एक तरह से सेडेंटरी स्टाइल था, ठीक है, सेगमेंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी आर्मी में, इसलिए हम लोग हार गए। इनके पास मॉडर्नाइजेशन थी बहुत ज़्यादा, इनके पास डिसिप्लिन थी, इसीलिए ये लोग जीत गए। ठीक है, अब कौन कौन हार गया इस बार? शुजा हार गया, और शाह आलम टू भी हार गया, और उसके बाद जो है हमारा मीर कासिम, ये तीनों हार जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।